हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के क्लास जो लेक्चर क्लास हमारा 2 है आज हम चालू किए हैं। और आपको जिस तरह हम कल वीडियो डाले हैं सो आप देख लीजिएगा, पहला नंबर और दूसरा नंबर देख रहे हैं हम। दूसरा नंबर आज चालू हो रहा है, आप देखिए ध्यान से, हम समझा रहे हैं आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन, पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक संसाधन। ध्यान दीजिए आप लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। देखिए अभी कश्यप जी आ चुके हैं, बैठिए बैठिए आप, जल्दी जल्दी बैठिए। एक चैप्टर जो है हमारा आज हमको मैंने इसमें एक इकाई है प्राकृतिक संसाधन। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावें। जलोढ़ मृदा जहाँ है उसका विस्तार वाला जो राज्य है उनके नाम बतावें। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है? करा है इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है? ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं, राज्यों के नाम बतावें। इस मृदा में कौन कौन से फसल लगाई जा सकते हैं? क्वेश्चन आया समझ में? देखिए, तो भारत में जलोढ़ मृदा बृहद क्षेत्रों में फैली हुई है। भारत में जलोढ़ मृदा बृहद क्षेत्रों में क्या है? फैली हुई है। प्रमुख राज्य निम्नलिखित है। भारत में जलोढ़ मृदा बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। पहला है पंजाब है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, ठीक है, केरल में सागर तट, और बिहार, उत्तर प्रदेश में गंगा का डेल्टा और असम। इतना जगहों में क्या है बुआ? जलोढ़ मृदा फैला हुआ है। अब क्या लिखना है कि भारत में जितना जलोढ़ मृदा का विस्तार बहुत ज्यादा है। कहाँ कहाँ है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इस तरह आपको इसका नाम 4-5 को आपको लिख देना है। देखिए, अब जो जलोढ़ मृदा में उत्पादन की जाने वाली प्रमुख फसल सभी प्रकार के खदान, तेलहन, कपास, गन्ना, सब्जियां एवं जूट है। यानी कहने मतलब है जलोढ़ मृदा में जो फसल उत्पादन किया जाता है उसमें कौन कौन है? उसमें है हमारा बुआ खदान है, तिलहन है, कपास है, गन्ना है, सब्जियां हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे समोच्च कृषि। कौन कृषि बुआ? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, ढालू नुमा भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल का बहाव गति कम होता है। जो ढालू भूमि होता है वहाँ जब हल चलाया जाता है तो हल चलाने के बाद क्या होता है? हल माने जैसे हल चलाया जाता है तो समानांतर हल चलेगा, लेकिन क्या होता है? जल का जो बहाव गति क्या होता है? कम होता है। सुनिएगा भाई, ढालनुमा भूमि पर, देखिए ढालनुमा माने ढलान भूमि हो, ढालनुमा भूमि पर सर्वोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से, माने जो कहने मतलब है ढालनुमा भूमि पे क्या है? उस समानांतर में पानी ढलान वाला ऊपर आप हल चला रहे हैं, ठीक है, तो ढाल के साथ साथ क्या होगा? पानी का जो बहाव गति है कम हो जाता है। यानी कहने मतलब देखिए, और मान लीजिए ऊंचा है, इस तरफ भूमि है, अब यहाँ अगर हल नहीं चलाएगा तो पानी तेजी में चल जाएगा, गिर जाएगा नीचे। लेकिन जब हल चलने चालू होगा तो पानी क्या होगा? धीरे धीरे रुक जाएगा, गति क्या होगा? धीरे हो जाएगा। क्या है? हल से जो माटी ऊपर हुआ है उसमें पानी रुक जाएगा, है नहीं? है इसमें इसे समोच्च जुताई कहते हैं। कहा देखो, यानी जो सुनिए, जो मान लीजिए खेत हो गया, इसको हम लोग का हल चलाएं तो हल चलेगा, पानी जो इसे बह रहा है, पानी का इसमें रह गया, पानी रह गया, तो पानी जो रह गया, जो खेती हुआ, इसके बाद हम लोग समोच्च क्या कहते हुआ? समोच्च जुताई कहते हैं। समोच्च जुताई कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? आ रहा बढ़िया से? आप लोग भी बाबू पूरा शेयर करिए बढ़िया से, दिखा दीजिए क्लास पूरा बढ़िया से। दिखाई दे रहा है राशिद? इस पर देखिए, तो इस पर थोड़ा सा बड़ा ना दिखाई दे रहा है बुआ? क्लियर आ रहा है? बढ़िया से दिखाई तो इधर रहिएगा कैमरा पर। हाँ, तो हल्का सा कर दीजिए। आइए इधर रहिए आप, ठीक है। ढाल वाला सीधा करना पड़ेगा, तो कर दीजिए अगर। अच्छा, चलिए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है बाबू बहुत, हम लोग
ढाल वाली भूमि पर, जहां ढाल वाला भूमि है, वह विभिन्न सोपान बनाए जाते हैं। विभिन्न सोपान में विभिन्न श्रृंखला खंड बनते जाता है। इससे आवश्यकता अनुसार मिट्टी जल ग्रहण कर लेती है। जब मान लीजिए हल चल गया तो पानी रुकते जाएगा। अब पानी जब रुकते जाएगा, पानी मिट्टी का खूब पानी को सोख लेगा, है कि नहीं? खूब ध्यान से समझिएगा। आप लोग पूछेंगे, फिर आप लोग जल्दी पूछेंगे। जल ग्रहण करता है और ऐसे सीढ़ियों पर से जल कम गति के साथ क्रमशः नीचे बहती है। जब कुड़ाई होता है, पानी धीरे धीरे बहुत कम गति के साथ पानी का नीचे आता है। आ रहा है समझ में? जिससे मृदा अपरदन नियंत्रण हो जाता है। जिससे पानी मिट्टी का होता है अपरदन जो होता है, टूट रहा है, माटी मैंने खत्म हो रहा है, उसको रोक देता है। अपरदन मतलब उड़ा देता, हटा देता है पानी के बहाव से। लेकिन जब जैसे पानी मैंने कुड़ा गया है, भाग जब जुताई हो गया, हल हो गया है, पानी रुक के आएगा, मिट्टी कटने का डर नहीं रहेगा। वो मिट्टी का पानी धीरे धीरे आएगा तो पानी उसमें सोख लेगा। आ रहा है में क्रमशः नीचे बहती है, जिससे मृदा अपरदन नियंत्रण होते हैं। इस प्रकार ढालनुमा पहाड़ी भूमि पर समोच्च कृषि की जाती है। ढालनुमा जहाँ ढाल वाला भूमि है, वहाँ कौन खेती किया जाता है? कौन खेती किया जाता है? समोच्च। कब हुआ? समोच्च खेती किया जाता है। जहाँ ढालनुमा भूमि है वहाँ क्या किया जाता है? समोच्च खेती किया जाता है। दिखाई दे रहा है बढ़िया से? हमें बढ़िया से इसमें और जूम कर दे। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है? और आ रहा बढ़िया से? हाँ, उतने बने थे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग बढ़िया से। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? भारत के किस भागों में नदी डेल्टा का क्या हुआ है? विकास हुआ है। यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? कह रहे भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? यहाँ मृदा का क्या विशेषता है? ध्यान दीजिए। कह रहे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, डेल्टा, पूर्वीय तटीय मैदानी भाग, खासकर महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। सुनिए बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? कौन कौन भाग में नदी क्या होता है? नदी देखिए पानी क्या करता है? मिट्टी लेकर आता है, कहीं रख देता है जगह, वह कहता है बीच में माटी होता है और चारों ओर पानी होता है। जो बीच में माटी होता है, चारों पानी, वही कहता है डेल्टा। जैसे इधर नदी है अपना, है नहीं? तो इसमें क्या होता है कि बीच में माटी हो गया, चारों तरफ का है पानी हो, तो क्या है? डेल्टा कहलाता है। डेल्टा किससे आता है? विभिन्न नदियों के पानी से आता है। कहाँ जाता है? वो कह रहा है मैंने भारत में क्या कौन कौन नदी है? गंगा, कावेरी, जितना भी नदी है, तटीय मैदानी का है, उसके मिट्टी से लाया गया भाग से क्या है? डेल्टा बन रहा है। कौन कौन नदी से हुआ? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदी। 3-4 को नाम लीजिएगा, 3-4 नाम लीजिएगा कि इसके द्वारा लाए गए मिट्टी से क्या हो रहा है? डेल्टा का निर्माण हो रहा है। क्लियर? जलोढ़ मृदा में पोटास, जलोढ़ मृदा में क्या होता हुआ? पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व की प्रचुरता होती है। जो जलोढ़ मृदा होता है उसमें सबसे बेसिक क्या आता हुआ? पोटास होता है, फास्फोरस होता है और चूना होता है। क्या होता हुआ? पोटास होता है, फास्फोरस होता है और चूना जैसे तत्व होता है। आ रहा समझ में? जैसे प्रचुरता होती है, जो कि गन्ने, चावल, गेहूं, दलहन एवं अन्य फसलों के लिए क्या हुआ? जो कि गन्ने, चावल, गेहूं, दलहन एवं अन्य फसलों के लिए क्या है? उपयुक्त है। अन्य फसलों क्या है? हुआ उपयुक्त है। उर्वरता अधिक होने के कारण नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। जब ज्यादा उर्वरता होता है ना, उससे क्या होता है? उससे हम कौन खेती करते हैं? गहन कृषि करते हैं। सुनिए हुआ क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? भारत किन भागों में, कौन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? सुनिए सब सिंपल में, भारत किन भागों में किस डेल्टा का विकास हुआ है, इसका मिट्टी में क्या विशेषता है? सुनिए, तो बहुत सारी नदियां हैं, कावेरी हुआ, कृष्णा हुआ, गोदावरी हुआ, गंगा हुआ, सभी नदी से क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का होता है निर्माण होता है। और जो डेल्टा वाला जमीन होता है हुआ, जो डेल्टा वाला जमीन होता है उसमें फास्फोरस ज़्यादा होता है। क्या होता है हुआ? फास्फोरस ज़्यादा होता है, पोटास ज़्यादा होता है, चूने की मात्रा ज़्यादा होता है। कि जिस भूमि में इसका मात्रा ज़्यादा हो, जिस भूमि में इसका मात्रा ज़्यादा हो, उसमें क्या होता है? गन्ना का खेती अच्छा होता है। क्या होता है? गन्ना का खेती अच्छा होता है। वहाँ खेती का जो चावल का खेती का होता है ज़्यादा होता है, गेहूं का खेती का होता है ज़्यादा होता है, दलहन का खेती का होता है ज़्यादा होता है। तो इसका विशेषता हो गया। क्या हुआ? विशेषता हो गया। असल में चलिए यार क्वेश्चन, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक है। फसल चक्रण में फसल का चक्र
फसल का चक्र। जैसे मान लीजिए आपकी गेहूँ रोपे तो अगला में धान रोपे, तो ये सब इससे क्या होगा, मृदा संरक्षण, मृदा को बचाना। तो क्या बचाना है ये समझिए। मृदा संरक्षण के विविध तरीके में फसल चक्रण भी महत्वपूर्ण है। मिट्टी को बचाए रखने में क्या है हुआ, फसल चक्रण में क्या है, महत्वपूर्ण है। क्या है हुआ, महत्वपूर्ण है। फसल चक्रण कृषि कार्यों में मानवीय क्रियाकलाप द्वारा, फसल चक्रण का है हुआ मानवीय क्रियाकलाप द्वारा अनुप्रयोग में लाए जाते हैं। क्या हुआ, अनुप्रयोग में लाए जाए। फसल चक्रण द्वारा क्या होता है, मनुष्य इसको उपयोग में, अनुप्रयोग में लाता है। देखिए पहले जमीन का संरक्षण करने के लिए, उसको उर्वरता का संरक्षण बचाए रखने के लिए फसल चक्रण क्या है, आवश्यक है। फसल चक्रण कौन करता है, मनुष्य के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। देखिए फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। यानी जो भूमि पे अगर मान लीजिए आप दूसरा फसल रोपे, उससे का उर्वर जो भूमि है उसका उर्वरता खत्म हो गया, कम हो गया, तो फिर दूसरा लगा दें। जैसे मान लीजिए कोई आप मैंने जैसे आपको हम उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे इन्वर्टर हो गया, उससे बैटरी चार्ज हो गया, लाइन कट गया, तो आप इन्वर्टर से हम लोग लाइन का उपयोग कर लिए, लेकिन फिर लाइन जब आ रहा है तो फिर उसको लाइन चार्ज होगा तब ना फिर जाएगा, लाइन से जोड़िए। फिर उसी प्रकार से खेती जब किया जाता है तो मिट्टी क्या होता है, मिट्टी से जब फसल रोपा जाता है तो क्या होता है, बहुत सा उर्वरा शक्ति खत्म करता है। जब उर्वरा शक्ति खत्म करता है तो फिर उर्वरा शक्ति लाने के लिए हम लोग दोबारा क्या करते हैं, उस फसल को नहीं रोकते हैं, दूसरा फसल रोप देते हैं। जैसे दलहन रोप दिए, देखिए आप लोग क्या करते हैं, गेहूँ कभी लोग दाल रोपता है, दाल रोपने का होता है जो उर्वरा शक्ति खत्म हो गया, कम हो गया, वो फिर दोबारा आ जाता है खेत में। आ रहा समझ में, तो एक हरदम खाली गेहूँ को रोपे, हरदम धान रोपे, उससे क्या खेती बढ़िया से नहीं होगा। क्या किया जाता है, तो उसके उर्वरता को बचाए रखने के लिए क्या किया जाता हुआ, उसके उर्वरता को बचाए रखने के लिए गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि को लगातार उगाने से मृदा में एक तरह का पोषणीय खनिज का ह्रास होता है। लगातार तू आलू रोपो, लगातार तू मक्के रोपो, लगातार तू गेहूं रोपो, उसका माटी का जो शक्ति का कम होगा, क्या होगा, कम होगा, जिससे मृदा में अनुवर्तता आती है। जिसका मृदा में अनुवर्तता माने उतना शक्ति नहीं रहती है, कम हो जाती है। पुनः तिलहन माने दाल रोप दिए, दलहन माने तिलहन में तेल होता है, तीसी कहा जाता है, तिलहन सब दलहन हो गया, दलहन में जो दाल हो गया। फसलों की खेती से उर्वरता खनिज की पुनः प्राप्ति किया जाता है। बार बार गेहूँ रोपे, बार बार आप मतलब आलू रोपे तो उससे कमी होता है, लेकिन फिर आप क्या करें, उसके बाद में क्या करें, दाल रोप दिए, तिलहन रोप दिए, उससे क्या फिर उसका शक्ति वापस आ जा रहा है। ठीक है, इससे खासकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इसको रोपने से क्या होता है, नाइट्रोजीकरण का होता है, फिर दोबारा आ जाता है, स्थिरीकरण होता है, जिससे क्या होता है, भूमि सही रहता है, फिर उर्वरता बढ़ जाता है। सुनिए फिर समझ आ रहा है। फसल चक्रण मैंने फसल मैंने बदल कर लगाना, रोपना। और हम एक ही फसल बार बार लगाएंगे, जिससे खेत का क्या होगा, खेत का जो शक्ति है, उर्वरा शक्ति का खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसके जगह पर क्या होता है, फिर दूसरा हम लोग फसल लगाते हैं, जिससे क्या होता है, उसके उर्वरा शक्ति बने रहे, क्या वो उर्वरा शक्ति का है, बना रहे और अच्छा से खेती हो पाए। इसलिए उर्वरता फसल चक्रण का करना जरूरी है। क्या हुआ, जरूरी है, क्या है, मृदा संरक्षण के लिए। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन लेक्चर 2 का जो इकाई हम पढ़ा है, इसमें एक क्वेश्चन आखिरी, जलाक्रांतता। ये क्या लिखा है, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है। जलाक्रांतता क्या हुआ, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है। मृदा अपरदन में, क्या हुआ, मृदा अपरदन में इसकी भूमिका को रेखांकित करें। जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है और मृदा अपरदन में इसकी भूमिका को रेखांकित करें। करने का चाह रहा है, कहने का मतलब है भूमि में अति सिंचाई से जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है। क्या कर रहा है, जब भूमि में ज़्यादा सिंचाई हो, ज़्यादा पानी आ जाए, अब खेत में ज़्यादा पानी आ जाए तो क्या होगा, वो जलाक्रांतता का आएगा। अब खेत में ज़्यादा पानी आ जाए, वो भी सिंचाई लायक नहीं होता, पूरा सब ऊपर का जो माने होता है ना मिट्टी का भाग मेन, वही उठा लेगा, हटा देगा।
जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं। ज़्यादा पानी आने से क्या होता है, ज़्यादा लवणीय हो जाता है, ज़्यादा क्या होता है, क्षारीय होता है, जो कि भूमि को निम्नीकरण के लिए उतर जाएगा। जिससे कहता है भूमि का निम्नीकरण होता है, उतना शक्ति का कम होने लगता है। ठीक है, ज़्यादा पानी भी सही नहीं है, पानी भी ज़्यादा सही नहीं है, अब ज़्यादा कम भी सही नहीं है। पानी सिंचाई में जितना जरूरत है उतना ही पानी चाहिए हम लोग को। ज़्यादा पानी भी नहीं है कि हम इतना पानी देंगे खेत बहा दें। ठीक है, मृदा अपरदन मिट्टी के ऊपरी आवरण के, मृदा अपरदन मिट्टी के ऊपरी आवरण के अपरदन और बहाव जैसी, अपरदन और क्या हुआ, बहाव जैसी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। देखिए मिट्टी का है, मिट्टी ऊपर का मिट्टी का है मैंने कट जाता है। अब खेत का ऊपरी माटी मैंने पानी से चल जाए तो खेती होगा, नहीं होगा। क्या नहीं होगा कि ऊपर का जो भाग है वो पानी के चलते बहाव चलते कट कर बाहर हट जाता है। ठीक है, जब जल ढाल की दिशा में बहती है तो मृदा जल में घुसकर उसके साथ साथ बह जाती है। जो पानी का होता है, जब पानी ढलान में उड़ जाता है तो माटी भी क्या होता है, पानी मिल जाता है। अब मिल होता है, बह जाता है, आगे होता है वो बह जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर होने से मृदा के ऊपरी आवरण के मौजूद उर्वरता ना के बराबर हो जाती है। अब पानी ज़्यादा आ जाए, अब पानी बहे लगे तो वो बहने से माटी को लेकर बहता है। क्या करता है बउआ, माटी को लेकर बहता है। माटी का जो ऊपरी भाग चल जाएगा, जो जिससे उर्वरता शक्ति है वो तो खत्म हो गया। क्या हुआ, वो खत्म हो गया, हुआ नहीं खत्म, वो खत्म है तो होगा, फसल होगा बढ़िया से, नहीं हो पाएगा। ठीक है, पुनः जल की तेजी से बहती है और नदी के नमी युक्त मृदा को काटते काटते गहरी नालियाँ बना देती है। अब बार बार पानी बहेगा, बार बार पानी बहेगा, बहते जाएगा, तो जहाँ माटी है वो माटी को आएगा, उसको रास्ता बनाएगा, छोटा सा नाली से क्या होगा, नाली बना देगा। नाली बनते बनते बाद में नहरें बन गया है नहीं। देखिए इससे अपरदन की तीव्रता बढ़ जाती है। इसे कहते हैं माटी कटने का तेजी बढ़ जाता है। इस प्रकार जलक्रांता द्वारा मृदा का ऊपरी परत अपरदित होता है, यानी माटी का ऊपरी भाग का होता है, हट जाता है। आया समझ में, जलक्रांता से क्या होता है, जलक्रांत ज़्यादा पानी होने से दिक्कत होता है, लवण बन जाता है, हो जाता है, क्या होता है, क्षारीय होता है। ऊपरी भाग कट के पानी का जो पानी के माध्यम से मिट्टी का ऊपरी भाग कट करके बह जाता है। जब मिट्टी का ऊपरी भाग कट के बह जाएगा तो उर्वरता रहेगा, उसमें नहीं रहेगा उर्वरता। जब उर्वरता नहीं होगा तो खेती हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आया समझ में। तो इकाई लेक्चर 2 हम लोग आज इतना पर समाप्त हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे। इससे पहले आप क्या करें, आपको निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप सबके पास भेजिए वीडियो को।